हेलो गाइस, एनिमेशन सीरीज ऑफ ब्लेंडर का पार्ट 4 लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, एनिमेशन सीरीज इन ब्लेंडर पार्ट 4 के साथ फिर हाजिर हूँ। और इस पार्ट में इस वक्त हम जनरल लेआउट के अंदर मौजूद है, जहां आपको पर्सपेक्टिव विंडो नजर आ रही है। और इस विंडो में आप देख रहे हैं कि बाय लॉन्चिंग, आफ्टर आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, ये एक क्यूब जो है वो हमेशा ओरिजिन के ऊपर क्रिएट हो जाता है। हम इसी क्यूब को लेकर आगे चल रहे हैं और एनिमेशन के फीचर्स को डिस्क्लोज करते जा रहे हैं, एक्सप्लोर करते जा रहे हैं और उनको समझते जा रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर हमने यही किया है। पार्ट 4 में मैं इसके एक और इम्पोर्टेंट फीचर को आपके सामने लेकर आता हूं, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशन की तरफ है, जिसमें ये सारे के सारे फीचर्स मिक्स होकर अपना एक कंबाइंड इफेक्ट देंगे। उससे पहले जो है इन फीचर्स को समझना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम बाउंसिंग बॉल करने के लिए जाते हैं, और मैं यहाँ पर आपको और एक्सरसाइजेस भी दूंगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ग्लोबली यूज की जाती हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जब हम टेंजेंट्स को मैनिपुलेट करते हैं तो होता क्या है और उनसे हमें फायदा क्या होता है और किस किस्म की और एनिमेशंस जो हैं वो उनसे की जा सकती हैं। तो फॉर एग्जांपल, ये क्यूब है। इस क्यूब को अगर मैं स्केल कर दूं, अगर मैं एस जेड प्रेस करूंगा तो ये स्केल मेरे पास जेड एक्सिस में होगा, और अगर मैं एस वाई प्रेस करूंगा तो ये स्केल मेरे पास इस एक्सिस में होगा। जब मैंने इसको स्केल कर दिया और एक बार जो है वो मैंने क्रिएट कर दी है, गिज्मोस मैंने ऑन किए हुए हैं। अगर आप देखें तो इस मेन्यू में मूव और रोटेट का गिज्मो मैंने ऑन किया हुआ है, और उसके बाद मैंने कंट्रोल प्रेस किया ताकि मैं स्नैप कर सकूं और इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव करके वाई एक्सिस पर यहां लेकर आ गया। लेकिन इसका जो पिवट पॉइंट है वो इसके ओरिजिन के ऊपर मौजूद है, इसके सेंटर ऑफ मास पे मौजूद है। तो ये पिवट पॉइंट, जिसको कि ब्लेंडर में ओरिजिन कहा जाता है, मैं बड़े आराम से ऑब्जेक्ट में जाके, इस मेन्यू में जाके सेट ओरिजिन टू 3D कर्सर कर सकता हूं, जिसकी वजह से ये यहां पर आ जाएगा ओरिजिन के ऊपर। मुझे ये मैंने डेलिबरेटली किया है। लेकिन अगर मैं कंट्रोल जी प्रेस करूं और मैं ऑप्शंस में जाके इफेक्ट ओनली ओरिजिन कर दूं, तो कंट्रोल प्रेस करके भी मैं ग्रिड स्नैप करता हुआ इसको सेंटर में ले आऊंगा। तो दोनों तरीके मेरे पास मौजूद हैं। ये बताना मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप किस तरह से ओरिजिन को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब अगर मुझे ऑब्जेक्ट के साथ इंटरेक्ट करना है तो मुझे ऑप्शंस में जाके सबसे पहले इफेक्ट ओनली ओरिजिन को अनचेक करना होगा, ताकि मैं ऑब्जेक्ट मोड में आ जाऊं। और ऑब्जेक्ट मोड में आने के बाद मैं करूंगा ये कि मैं ये पैन करके इसको बिल्कुल सेंटर में ले आया हूं, और मैं करूंगा ये कि अब अगर मैं इसको ये रोटेट करता हूं तो ये एक वॉल क्लॉक नीडल की तरह से रोटेट हो रहा है, क्योंकि इसका ओरिजिन जो है वो सेंटर में है, तो वो उसको यहां से रोटेट कर रहा है। अगर इसका ओरिजिन वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम के सेंटर पे नहीं होता बल्कि ऑब्जेक्ट के सेंटर में होता तो वहां पर से रोटेट होता। तो मैं इसको अब करूंगा ये कि इसको एनिमेट करूंगा, और एनिमेट में इस तरह से करूंगा कि मैं इसके रोटेशन चैनल को एनिमेट करूंगा। और उसके लिए मैं सबसे पहले एनिमेशन लेआउट में चला जाता हूं। यहां मैंने इसको पहले से ही ग्राफ एडिटर किया हुआ है, जो कि 3D व्यू पोर्ट होता है बाय डिफॉल्ट, असल में ये होता है। और मैं इसको ग्राफ एडिटर के ऊपर लेकर आ गया हूं। और यहां पर अगर आप देखें, मैं वापस लेआउट में जाता हूं ताकि और ज्यादा क्लियर व्यू जो है वो मेरे सामने आए। और मैं अब इसको एनिमेट करता हूं इस तरह से कि मैं यहां पर एन प्रेस करता हूं और मैं रोटेशन एक्सिस देखता हूं किसके अराउंड मुझे इसको रोटेट करना है। मुझे इसको जेड एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है, जो कि मैं चेक भी कर लेता हूं, राइट क्लिक कर देता हूं ताकि कैंसिल हो जाए कमांड। और अब मैं जेड के ऊपर आकर सिंगल की फ्रेम जो है वो इंसर्ट कर देता हूं। तो ये एक की फ्रेम जो है वो मेरे पास बन गया। टाइमलाइन पर आप देखिए ये एक की फ्रेम आ चुका है। उसके बाद मैं कंट्रोल प्रेस करता हूं, और अब ये देखिए, अगर आप टॉप लेफ्ट के ऊपर देखें तो ये मेरे 5 डिग्री के इंक्रीमेंट से एंगल चेंज हो रहा है, जो कि स्नैप हुआ है। तो मैं इसको -15 के ऊपर रखता हूं फॉर एग्जांपल, और -15 पर रखने के बाद
मैं एग्जैक्टली वॉल क्लॉक की नीडल की एनिमेशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन उससे सिमिलर एनिमेशन करके आपको दिखा रहा हूं। और ये जानबूझकर मैं डेलिबरेटली कर रहा हूं ताकि आप खुद उस नीडल की एनिमेशन कर सके। तो उससे पहले मैं यहां पर आकर फ्रेम चेंज करता हूं। फॉर एग्जांपल फ्रेम नंबर 20 के ऊपर जाता हूं और कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको ऑलमोस्ट चलिए 20 डिग्री के ऊपर रख देता हूं। -20 डिग्री आ गया है। और यहां पर आकर मैं इंसर्ट की फ्रेम कर देता हूं। सिर्फ और सिर्फ मैं इस वक्त रोटेशन में जेड एक्सिस के अराउंड एनिमेशन कर रहा हूं। बाकी मेरा किसी चैनल से लोकेशन में एक्स वाई जी, रोटेशन में एक्स वाई, स्केल में एक्स वाई जी से कोई ताल्लुक नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जेड रोटेशन हो रही है। और इसके बाद ये 2 की फ्रेम्स बन गए। मैं उसके बाद 40th फ्रेम के ऊपर आता हूं और कंट्रोल प्रेस करता हूं। फिर मैं एग्जैक्टली 20 फ्रेम्स, अगर आप टॉप लेफ्ट के ऊपर देखें, रोटेशन कर दी मैंने। और यहां पर आकर मैंने की इंसर्ट कर दी, 60 के ऊपर आया और फिर मैंने 20 फ्रेम्स रोटेट कर दिया और ये -60 है, मैंने रोटेट कर दिया और यहां पर मैंने फिर एक की दे दी। उसके बाद मैंने इस चीज को रिपीट किया, फ्रेम नंबर 80 के ऊपर आया और फिर अगेन 20 फ्रेम्स मैंने इसको रोटेट कर दिया, सिंगल की फ्रेम। फिर फ्रेम नंबर 100 के ऊपर आया और कंट्रोल और स्नैप करते हुए मैं 20 डिग्री और लेकर गया। टोटल अगर आप देखें ट्रांसफॉर्मेशन के मेन्यू में तो Z के ऊपर -100 डिग्री हो चुका है। और यहां पर लाकर मैंने रोक दिया और इंसर्ट सिंगल की फ्रेम कर दिया। तो अब अगर आप देखें तो वैसे तो ये स्मूथ है, लेकिन ये तो अब आपको की फ्रेम नजर आ रहा है और ये बिल्कुल स्मूथ है क्योंकि ये बिल्कुल इक्वल फ्रेम्स के ऊपर इक्वल डिग्रीज जो है वो डिवीजन हुई है। अब हम जाते हैं एनिमेशन लेआउट में और यहां पर आकर देखते हैं कि क्या हुआ। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ जेड यूलर रोटेशन मौजूद है और मैं ये ग्राफ एडिटर में देख रहा हूं और मैं ये अब डोप शीट में देख रहा हूं तो ये यहां पर मुझे नजर आ रही है, ये सारी कीज जो है वो मौजूद है। मैं यहां पर आता हूं, ए प्रेस करता हूं ग्राफ एडिटर में और पीरियड ऑन नम पैड और मेरे पास ये की फ्रेम्स जो हैं वो आ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूं कि इन सारे की फ्रेम्स को मैं अगर सेलेक्ट करूं तो वो अपने पॉइंट्स और अपने टेंजेंट्स के साथ सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन जब मैं इसको प्ले करूंगा तो ये वॉल क्लॉक नीडल की जो एनिमेशन है उसकी जो कन्वेंशनल एनिमेशन होती है उससे रिजेंबल नहीं कर रही है एनिमेशन, क्योंकि उसके अंदर एक थोड़ा सा ब्रेक होता है और ब्रेक होने के बाद दोबारा से की जो है वो नीडल जो है वो चलती है, फिर ब्रेक लेती है, फिर वो दोबारा से रोटेट होती है। तो हर 2 रोटेशंस के बीच में एक छोटा सा ब्रेक होता है। हम करेंगे कि इन सारी कीज को सेलेक्ट करेंगे, वी प्रेस करेंगे तो मैं डायरेक्ट सेट की फ्रेम हैंडल टाइप में आ जाऊंगा। और अगर मैं वी प्रेस ना करूं, सिर्फ ग्राफ एडिटर पर राइट क्लिक करूं तो मेरे पास फ्री, अलाइंड, वेक्टर, ऑटोमेटिक, ऑटो क्लैम्प, ये सारी की सारी, और इंटरपोलेशन मोड भी आ गया है। मैं यहां पर आता हूं इंटरपोलेशन मोड में और बजाय लिनियर के और बेजियर के, ये इस वक्त बाय डिफॉल्ट बेजियर हुआ है, इंटरपोलेशन मोड में मैं इसको कांस्टेंट कर देता हूं। तो अब आप देखिए कि ग्राफ जो है वो इस तरह की मैनिपुलेशन में चला गया है। मैं पीरियड प्रेस करता हूं इन सब को सिलेक्ट करने के बाद, या मैं ए प्रेस करता हूं ताकि सब कुछ सारे की फ्रेम्स जो हैं वो ग्राफ एडिटर में और डोप शीट में सेलेक्ट हो जाएं और यहां पर पीरियड प्रेस करता हूं तो अब मेरे पास ये सारी की सारी की फ्रेम्स जो हैं वो सूम हुए हुए हैं और आपको ग्राफ एडिटर में नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए हुआ क्या है, फ्रेम नंबर 0 से लेके फ्रेम नंबर 19 तक कोई चेंज नहीं है। अगर आप देखें तो ग्राफ एडिटर आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर वैल्यू के अंदर कोई चेंज नहीं आई है। हाँ, नंबर ऑफ की फ्रेम्स
नंबर ऑफ फ्रेम्स चेंज हुए हैं जो कि 19 तक हैं, और 19 के बाद अब सडनली 19 से 20 के ऊपर 0 से -20 डिग्री हो गया है। तो ये देखिए ये आया, और फिर 20 हो गया, फिर ये कोई चेंज नहीं है, और 39th फ्रेम तक कोई चेंज नहीं है। उसके बाद 40th फ्रेम पे एकदम से फिर चेंज हुई वैल्यू, और वो 40th हो गई। उसके बाद कोई चेंज नहीं है, और फ्रेम नंबर 40 से लेके 59 तक एग्जैक्टली सेम चल रहा है, कोई वैल्यू के अंदर चेंज नहीं है। -40 वैल्यू जो थी वो 40th फ्रेम पे थी, और वही वैल्यू 59th फ्रेम तक है, -40 वैल्यू, और 60th फ्रेम के ऊपर एकदम से वैल्यू चेंज हुई और -40 से -60 हो गई, एंड सो ऑन। अब अगर मैं इस एनिमेशन को रियल टाइम चलाता हूं तो ये देखिए, ये बिल्कुल जो रियलिस्टिक सिमुलेशन है उस नीडल की है जो कि आपको यहां पर नजर आ रहा है। और अब अगर मैं टाइम को चेंज करना चाहता हूं, ऑफ कोर्स मैं ग्राफ एडिटर से चाहूं मैं वहां से भी कर सकता हूं। डोप शीट से जरा ज्यादा आसान है। तो मैं इसकी सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट करता हूं और मैं ये मूव करता हूं। तो ये देखिए मैं 25th फ्रेम पे चला गया। यहां से आने के बाद मैंने इसको भी चेंज किया, इन सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट किया और 50th फ्रेम पर आ गया, और मैं ये जूम इन जूम आउट करता हूं ताकि मैं आगे जा सकूं। इसके बाद मैंने इसको लिया और 50th फ्रेम पर आ गया था। ये 70th फ्रेम पे है, मैं इसको 75th फ्रेम के ऊपर लेकर आ गया। उसके बाद इसको भी मैंने किया और 100th फ्रेम के ऊपर आ गया, और इसको लेकर मैं 125th फ्रेम के ऊपर आ गया। तो ये मैंने टाइम चेंज कर दिया। अब देखिए डोप शीट से मैं टाइम चेंज कर रहा हूं, यहाँ ए प्रेस करता हूं और पीरियड करता हूं तो ये आपको नजर आ जाएगा। डोप शीट से मैं टाइम चेंज कर रहा हूं, और अगर मैं चाहूं तो यही काम मैं ग्राफ एडिटर से भी कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैं इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करूं और जी प्रेस करूं और एक्स प्रेस कर दूं, तो ये देखिए ये मैं चेंज कर रहा हूं। नीचे देखिए डोप शीट के अंदर भी चेंजेस आ रही हैं। तो ये काम मैं यहां से भी कर सकता हूं। जी एंड एक्स, वैल्यूज चेंज नहीं हो रही, सिर्फ और सिर्फ की फ्रेम्स में चेंज कर रहा हूं। तो एग्जैक्टली मैं ग्राफ एडिटर से डायरेक्टली भी ये कर सकता हूं। डोप शीट का फायदा ये है कि जरा सा और फ्रेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फ्रेम ज्यादा क्लियर नजर आ रहे होते हैं, दैट्स इट, और कोई वजह नहीं है। अब आप इस एनिमेशन को अगर आप चलाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से पूरी तरह रिजेंबल कर रही है उस एनिमेशन को जो कि वॉल क्लॉक नीडल की एनिमेशन होती है। तो फायदा ये हुआ, ये है वो इंटरपोलेशन जो कि हम कर रहे हैं। अब मैं आपको मजीद इस इंटरपोलेशन की डेरिवेटिव्स के बारे में बताता हूं। मैंने ये सारे की फ्रेम सेलेक्ट कर लिए, बल्कि अगर थोड़ा सा भी मुझे डाउट है तो मैं ए प्रेस कर सकता हूं, बाकी तो यहां पर और कोई चैनल मौजूद है नहीं। मैं राइट क्लिक करूंगा इंटरपोलेशन मोड में, कांस्टेंट के बजाय साइनोसोडियल ले लूंगा, और साइनोसोडियल क्या करेगा कि मुझको इस तरह की एनिमेशन दे देगा। यानी कि अगर आप देखें तो ये भी एक सिमुलेशन है, और अगर मैं साइनोसोडियल नहीं करता और इसको क्वाड्रेटिक कर देता हूं तो अब आप देखिए ये कर्व जो है वो अब और रिफाइन होना शुरू हो रहा है। लेट्स प्ले इट अगेन। मजीद मैं इसके अंदर जा सकता हूं और इंटरपोलेशन में क्यूबिक इसको कर देता हूं, तो देखिए अब ये और ज्यादा जो है वो कर्व रिफाइन हो गया है, एंड नाउ इट इज गेटिंग क्लोजर टू द एनिमेशन वी डिड बिफोर विथ कांस्टेंट। और मैं इसको दोबारा से प्ले करता हूं तो अब आप देखिए ये इस तरह की एनिमेशंस भी आपके पास मौजूद हैं जो कि होती हैं, आप अपनी क्लॉक्स वगैरह में देख सकते हैं। क्वाड्रेटिक एनिमेशन मैंने क्वाड्रेटिक कर दिया, तो अब आप देखिए ये और रिफाइन हो गया है। मैं इसको प्ले करता हूं और इस तरह से ये क्विंट्रिक मैं इसको कर दूंगा तो ये और रिफाइन हो गया और ये क्लोज हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता उसी के, लेकिन एक कर्व के साथ। तो इसका मतलब ये कि एक जो स्लाइट मूवमेंट है वो नीडल में मौजूद है।
जबकि कांस्टेंट के अंदर वो 100% स्टॉप हो जाता था। तो ये देखिए ज्यादा रियलिस्टिक है। इसके अलावा मैं इसको एक्सपोनेंशियल में लेकर जाता हूं और एक्सपोनेंशियल से मैं आगे इसको सर्कुलर के ऊपर लेकर जाता हूं, तो ये तो बिल्कुल सर्कुलर हो जाएगा। अब आप देखिए, तो ये जो इंटरपोलेशन है, आपको मैं बता दूं कि इस तरह की रेडीमेड इंटरपोलेशन माया में मौजूद नहीं है। तो इट इज नॉट लाइक कि मैं माया को फेवर करता हूं, मैं ब्लेंडर को फेवर करता हूं। मैं तो वो फीचर्स आपके सामने खोल कर रखता हूं जो कि सॉफ्टवेयर्स के अंदर मौजूद है। माया यहां तक तो बिल्कुल कंसिस्टेंट है कि उसके पास कांस्टेंट, लिनियर और बेजियर ये तीनों इंटरपोलेशंस मौजूद हैं टेंजेंट्स की, लेकिन ईजिंग बाय स्ट्रेंथ, यानी कि कांस्टेंट की स्ट्रेंथ को साइनसोडियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक, क्विंट्रिक, एक्सपोनेंशियल और सर्कुलर मजीद डेरिवेटिव्स में लेकर जाना। माया में ये मैनुअली तो हो सकता है, लेकिन ये रेडीमेड इंटरपोलेशन है वो मौजूद नहीं है। तो गाइस, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको यही बताना चाह रहा था, आप इस पूरी वॉल क्लॉक की एनिमेशन है इसको सिमुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आकर अगर मैं दोबारा लेआउट में आ जाऊं, तो अब आप इसको यहां पर आकर आप एक वॉल क्लॉक बना सकते हैं और यहां पर आर की एक नीडल क्रिएट कर सकते हैं और ये मिनट्स की नीडल या सेकंड की नीडल्स बना सकते हैं यहां पर, और उनको आप एनिमेट करें। इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो गाइस, इस ट्यूटोरियल में फिलहाल इतना ही। हम पार्ट 4 में हैं, इसके बाद जंप करेंगे पार्ट 5 में। मैं अब आपको पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की मैनिपुलेशन और उनकी हैंडलिंग और उनका कंट्रोल बताऊंगा कि वो एनिमेशन में हमने किस तरह से यूज करना है। ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट ब्लेंडर में इतना ज्यादा वाजे नहीं है, लेकिन इस पार्ट के अंदर जो कि मैंने अभी आपको बताया है सब कुछ, इसको करने के बाद अब हम इस काबिल हैं कि सारे फीचर्स को लेके अब हम पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप पे जाएं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है बाउंसिंग बॉल करने के लिए भी और आगे भी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन करने के लिए। पार्ट 5 पर जाएंगे अगले पार्ट में। जब तक आप लोग पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 को देखें, एंजॉय करें, लर्न करें और मुख्तलिफ किस्म की एनिमेशंस करने की कोशिश करें। और कोशिश कीजिएगा एक ऑब्जेक्ट लें, सिंपल रखें, कीप इट वेरी सिंपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द फीचर्स। जिंदगी रही, फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।